नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में पहले ही वीडियो में दोस्तों बता दिया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आपको कुछ विद्वानों के नाम बताने वाला हूं। भाषा के बारे में उन लोगों का क्या क्या विचार है, क्या क्या मत है दोस्तों, आपको इस वीडियो में पॉइंट वाइज सब कुछ एक एक करके देखने मिल जाएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। ठीक है, इससे आपका दोस्तों 3 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए देखिए, बच्चे जो होते हैं दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही भाषा सीख पाते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं दोस्तों, जब तक वे भाषा को ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक वे भाषा को अर्जन नहीं करते हैं, वे भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही कोई भी बच्चे भाषा को सीख पाते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो सहजात योग्यता होती है ना, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्या होती है, सहजात योग्यता होनी चाहिए। और बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनाती है, यानी एक बेस बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण द्वारा होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा ही होता है भाषा का विकास। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अब नोम चॉम्स्की ने क्या बताया है कि नोम चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा कि बच्चों में जो होता है वह भाषिक क्षमता जन्मजात से होती है ना। बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। ये आपका किसने कहा है, नोम चॉम्स्की ने। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब पियाजे का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ पिगट। जैसे स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है, यानी ये जो आपका स्विस लिखा हुआ है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इसका कहना है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है उसका कार्य जो होता है दोस्तों वो भी उसका बढ़ जाता है। वैसे वैसे उसका क्या होता है, उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। चलिए आगे का देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने आपका क्या स्पष्ट किया कि पहला बच्चा जो होता है सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है। यानी कोई भी बच्चा जो होता है दोस्तों पहले सरल चीज़ों से कोई भी चीज़ को वो सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका एज जो होता है बढ़ता है, वैसे वैसे क्या करता है दोस्तों, वो कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को क्या करता है, ग्रहण करने लगता है ना। यानी कठिन से कठिन वो चीज़ों को वो ग्रहण करने या तो कह सकते हैं कि अर्जन करने की वो कोशिश करता है। चलिए आगे ये कहता है कि इन्होंने कहा कि सीखना कोई एक यांत्रिक क्रिया नहीं है ना, सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है ना, जिसको यानी बुद्धि से सीखा जा सकता है। एक संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया है ना, यानी एक रेगुलरिटी की निर्माण की प्रक्रिया है। और यह संप्रत्य निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है। जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है, जैसे जैसे उसका एज होता है, वैसे वैसे वो चीज़ों को यानी सरल सी वो कठिन चीज़ों को वो सीखते जाता है अपने अनुभव के आधार पर। उसके बाद दोस्तों कहा है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया है। क्या विशेष पदों पर बल दिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या क्या किसमें बल दिया है। एक हो गया आपका अनुकूलन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। इसको इंग्लिश में भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए साम्य धारणा, ठीक है ना, साम्य धारणा यानी इक्विबिलेशन। उसके बाद है दोस्तों आपका संरक्षण यानी कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हो गया, मानसिक क्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल ऑपरेशन, स्कीम्स हो गया आपका स्कीम्स। उसके बाद आगे का है दोस्तों स्कीमा, ठीक है, एक स्कीमा हो गया। और लास्ट वाला आपका पॉइंट है दोस्तों आपका विकेंद्रीकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंटेरिंग, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया है। क्या क्या 4 काल वो हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है आपका संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है दोस्तों आपका पूर्व ऑपरेशन, उसके बाद दोस्तों आपका कन्वर्ट ऑपरेशनल की अवस्था, और लास्ट आपका दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशन की अवस्था, ठीक है।
चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी इसके जो विशेषताएं हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सीखना क्या है, एक क्रमिक एवं आरोहिक प्रक्रिया है ना, यानी इसको छोटे से बढ़ते क्रम में इसको सीखा जा सकता है आपका सीखना। और इस सीखा कैसे जा सकता है दोस्तों, एक भाषा के माध्यम से, है ना। तो पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं हैं, है ना। सीखने की जो पर्यावरण होना चाहिए वो साफ पर्यावरण होना चाहिए, एक शांत माहौल में ही आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, सीखने का जो पर्यावरण और जो क्रिया होना चाहिए वो मूल आवश्यकताएं हैं। बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है ना। जब भी कोई बच्चा आपका अमूर्त चिंतन करने लगता है तो उसकी शिक्षा का प्रभाव उस पर पड़ता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम व उच्च शिक्षा स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। जब भी आप लोग को निम्न स्तरीय का चीज़ सोचेंगे तो उसमें अमूर्त चिंतन का जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है, और उच्च शिक्षा स्तर पर जो आपका प्रभाव पड़ता है अमूर्त चिंतन पर वो अधिक होता है। उसके बाद कहता है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था कन्वर्ट के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक, है ना, बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से समस्या का समाधान क्रमबद्ध व तार्किक ढंग से कर सकता है। यानी वो तब क्या कर सकता है दोस्तों, एक क्रमबद्ध यानी एक रेगुलरिटी और एक तार्किक यानी कंपटीशन करके वो तार्किक यानी कंपटीशन करके वो अपने समाधान को क्लियर कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार जो है बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसके जैविक परिपक्वता अनुभव एवं इन दोनों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर क्रिया यानी कोई भी चीज़ को वो जब वो अच्छी तरह से समझ आता है तो जैविक प्रक्रिया तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अनुभव भी होना चाहिए और इन दोनों को मिला के आपका अंत क्रिया करके वो कोई भी चीज़ को क्लियर करता है और इसी पर वो खास पर निर्भर रहता है, यानी अंत क्रिया करके वो कोई भी चीज़ को समाधान कर पाता है। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग, है ना, यानी इम्प्लीकेशंस ऑफ पिगेट्स थ्योरी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है पियाजे के सिद्धांत का। इस सिद्धांत ने बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया, यानी अपने आप पर सीखने की कला पर यह बल दिया आपका पियाजे के सिद्धांत ने। पियाजे ने अनुकरण व खेल के महत्व को महत्व दिया, है ना। यानी कोई भी बच्चा जो सीखता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी बच्चा जब कुछ भी सीखता है तो वो अनुकरण यानी फॉलो करके सीखता है, और उन्होंने और का साथ में दिया महत्व, एक खेल को भी महत्व दिया कि बच्चों जो होता है खेल के माध्यम से भी उसको बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो शिक्षक को इन दोनों विधियों से पढ़ाना चाहिए, एक अनुकरण की विधि से, एक खेल के महत्व को बताकर, ठीक है। सीखने में प्रगति न करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए, है ना। सीखने में प्रगति न करने वाले, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है और वो सही से वो सीख नहीं पा रहा है तो उसको दंड नहीं देना चाहिए, है ना, कभी भी सजा व दंड नहीं देना चाहिए। चलिए आगे का देख लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया, है ना। क्या क्या श्रेणी था वो, उसी के अनुसार किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। यानी कोई भी बच्चा जब उसको क्या करना चाहिए, आयु के लिए यानी एज के अनुसार उसको पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, है ना। पियाजे ने बुद्धि का मापन उसके व्यावहारिक उपयोग और उसके बाद क्या बोला दोस्तों, व्यावहारिक उपयोग के साथ अंतःक्रिया की क्षमता के रूप में लिया जाता है। उसके बाद है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यावहारिक रूप में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक, है ना, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा, है ना, अधिगम एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो पियाजे का सिद्धांत कहता है कि दोस्तों चालक और अभिप्रेरण जो होता है वो अधिगम एवं विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो टीचर लोग होते हैं उसको शिक्षक अधिगम में, है ना, इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। बार बार दोस्तों वही पॉइंट लिखा है, लेकिन ये इसको सजा के थोड़ा डेकोरेट करके लिखा है, थोड़ा एडिट करके लिखा गया है। तो भाषा जो होता है दोस्तों संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति यानी उसी के तरह ये परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके माध्यम से ही इसको विकसित किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। आगे का देख लेते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार
देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे दो प्रकार की भाषा बोलते हैं। क्या क्या दो प्रकार की भाषा बोलते हैं? पहला हो गया एक आत्मकेंद्रित और दूसरा हो गया दोस्तों आपका सामाजिक। तो दोस्तों पहला जो आपका होता है वो आत्मकेंद्रित होता है और दूसरा आपका क्या होता है? सामाजिक यानी सोशलाइजेशन। आगे है दोस्तों कि भाषा के माध्यम से बच्चा स्वयं से संवाद करता है, यानी स्वयं से ही वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वो शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। यानी जो सामाजिक भाषा होते हैं, दूसरा जो आपका सामाजिक भाषा होते हैं, इसके माध्यम से वो शेष सारी दुनिया को अंतःक्रिया करके या तो कह सकते हैं संवाद स्थापित करता है, यानी दोनों में कॉम्बिनेशन स्थापित करने की वो कोशिश करता है। तो दोस्तों ये था आपका 3 विचार, ये 3 विज्ञान है ना, और 3 विज्ञान के विचार। इससे आपको बहुत सारा टॉपिक मिल गया होगा, और जो आपको जो टॉपिक अच्छा लगे दोस्तों उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। और साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।